जब मैं बोलता हूँ केमिस्ट्री तो मेरे दिमाग में पता है क्या आता है? मेरे दिमाग में सबसे छोटी यूनिट आ जाती है। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? एटम। तो आज हम एटम के बारे में देखेंगे और उसके आगे भी थोड़ी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले चीज़ होती है एटम। ये एटम होता क्या है? सुना तो बहुत है एटम, है ना? ये भी सुना है एटम, हर चीज़ में एटम होता है। कोई भी चीज़ बिना एटम के बन ही नहीं सकती, है ना? ये सुना है ना लोग? यस सर। हाँ, तो एटम इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी, है ना, ऑफ एवरी स्ट्रक्चरल यूनिट। तो ये होता है एटम। एटम खाली एटम नहीं होता, उसके अंदर उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं या फिर उसके कुछ वो होते हैं जिनको हम बोलते हैं, क्या होते हैं वो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में होता है, और न्यूट्रॉन वो भी न्यूक्लियस में होता है। अब इसके चार्ज की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे आएगा नेगेटिव, प्रोटॉन पे आएगा पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन जैसे नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी नो चार्ज, है ना? न्यूट्रल यानी नो चार्ज। चलो, अच्छा हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं ना, क्योंकि अभी हम एटम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन चीज़ों को हमें पता होगा तभी तो जान पाएंगे ना ये है क्या। जैसे मैं बोल दूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है तो देख लेते हैं, है ना? 2-3 ही टर्मिनोलॉजी ज़्यादा नहीं है जो हमारे काम की है फिलहाल की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अगर मैं इसको इसका डेफिनेशन बोलूँ सबसे पहले तो समझ, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ, यानी कि दो एटम है, बॉन्डेड है, और उन दोनों की टेंडेंसी, यानी कि कौन अपनी तरफ एटम को अट्रैक्ट करता है ना, टेंडेंसी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे आप लोगों ने एक गेम खेला होगा बचपन में, एक रस्सी वाला गेम होता है ना, अब इधर से एक टीम होती है उधर से, तो जो टीम इधर अपनी तरफ खींच देती है हम उसको बोल सकते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टीम, है ना? जैसे कि दो एटम मान लेते हैं, जैसे ए और ये इसका एटम, क्योंकि बॉन्ड बना है तो दोनों ने अपना ये इसके इलेक्ट्रॉन, मान लो ए थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो कह रहा है नहीं मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तो ये थोड़ा सा क्या करेगा, इसके खींचेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद यहाँ पे अगर क्योंकि ये खींच है तो इसमें हम डेल माइनस लगाते हैं, डेल मतलब पार्शियल माइनस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना तो माइनस क्लाउड आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि एक बॉन्डेड एटम में जो एटम जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, वो कहता है मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दो, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, समझ गए? अब आते हैं सेकंड टर्मिनोलॉजी। सेकंड टर्मिनोलॉजी, इलेक्ट्रॉन गेन, मोटा माउस मोटा मोटा એટલે શું હવે कैसे मोटा આવે ને મોટા પાણી કરાવું તો ઉપર અરે પાડું પાણી પાણી તેમાં વાંધો નહીં આવે. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, एंथैल्पी मतलब क्या होता है? एंथैल्पी मतलब होता है एनर्जी। जब भी केमिस्ट्री में हम एंथैल्पी टर्म यूज करेंगे तो वो एनर्जी से ही रिलेटेड चीज़ होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये नाम से कुछ पता चल जाए, यानी कि मेरे को इलेक्ट्रॉन मिला और एनर्जी, ऐसा कुछ हुआ ना? यस। देखो मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक ग्लास है, ठीक है, वाटर से भरा हुआ है पूरा ग्लास, मैंने उसमें आइस क्यूब डाला तो क्या होगा? वाटर बाहर निकलेगा ना थोड़ा सा, एकदम फुल ग्लास है, आइस क्यूब डाला बाहर। उसी तरीके से कोई भी एटम, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, तो उसको जो एनर्जी रिलीज करता है ना उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन हुआ और जो एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इंग्लिश में बोल रहे हैं डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन एन आइसोलेटेड एटम, तो इसमें क्या होता है ना, एटम को ऐसे नहीं दे सकते इलेक्ट्रॉन, उसको गैसियस स्टेट में पहले कन्वर्ट करना होता है, फिर उसको वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको इसकी यूनिट होती है किलो जूल, ऐसे करके बोलते हैं किलो जूल पर मोल, यानी कि एक मोल ने कितने जूल एनर्जी जब हमने उसको इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, चलो ये समझ गए ना? यस सर। नंबर 3 पे अब आते हैं, इसी से थोड़ा रिलेटेड बोल सकते हो।
आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, चलो उसमें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमने उसको इलेक्ट्रॉन दिए, उसने एनर्जी, जैसे कि वो ना आइस क्यूब डाला, पानी बाहर निकला एकदम फुल ग्लास। आयोनाइजेशन एनर्जी, मान लो कोई एटम है, ठीक, अब उस एटम से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, ऐसे तो निकल नहीं जाएंगे क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज से वो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्ट होता है। तो जितनी एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देनी होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। yes, called as ionization energy। सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर पढ़ा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन दिया एटम को और एटम ने कितनी एनर्जी रिलीज करी, वो उसका मेजर हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी हमें निकालना है एटम, तो जो एनर्जी लगेगी निकालने में वो हो जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं थोड़ा इस पे, है ना, ये तो हो गई टर्मिनोलॉजी। फिर से आ जाते हैं एटम से। ठीक, एटम था हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीन चीजें हैं। ठीक है, मैंने बोला ये एटम बना। अब मुझे ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं? मैंने तो दे दिया आपको, है ना। अब ये स्क्वायर में होंगे, स्क्वायर में होंगे, रेक्टेंगल में होंगे, किसी भी तरह से हो सकते हैं, है ना। स्क्वायर क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है स्क्वायर होता है, ठीक है, ये पढ़ा है। लेकिन ये कैसे हुआ देखो, सबसे पहले एक आए थे साइंटिस्ट जो थे हमारे, कौन, किसी ने सुना एकदम फर्स्ट थ्योरी, मतलब जो थोड़ा देखो, मतलब जिन नोन में थोड़ा बताते हैं, थॉमसन मॉडल। उन्होंने क्या किया था ना, एक्चुअली उनके मॉडल का एक नाम था वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी उसको बोलते हैं। उन्होंने क्या बोला ना, ये जो एक एटम है ना, एक तरबूज दिख रहा है, यस, तो अगर वो तो बताना, ठीक है। मान लो एक तरबूज है, ठीक है, उसमें तरबूज में वो होती है ना बीज, सीड्स, और बाकी का वो रेडेड पोर्शन होता है ना। तो इन्होंने पता क्या था थॉमसन, इन्होंने कहा कि जो ये सीड्स होती है ना वाटरमेलन में, वो इलेक्ट्रॉन मान लो, और जो वाइट ये जो अपना बाकी का रेडिश एरिया ना, वो प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज ऐसा फैला हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड इन द वाटर, इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड इन द एटम जस्ट लाइक द वाटर, just like the seeds are embedded in the watermelon, in the same way electrons are embedded in the atom। इन्होंने ऐसा बोल दिया, इन्होंने कहा, और इनको काफ़ी मतलब हाँ सबने माना कि हाँ भाई इन्होंने बोला है तो हाँ ये तो अच्छा है, मतलब फर्स्ट मॉडल दिया। अब एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड ने कहा नहीं, उन्होंने वो क्या था, रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने अल्फा बीटा गामा रेस का मतलब वो कर लिया था, ठीक, डिस्कवरी। तो रदरफोर्ड ने क्या किया ना, एक गोल्ड फॉइल, ठीक है, और उससे अल्फा रेस पार्टिकल पास किए। अल्फा रेस कुछ होते हैं हाई बीम रेटेड होते हैं, मतलब हाई बीम इलेक्ट्रॉन रेस होती है, एक्चुअली उनका चार्ज होता है 3.2 × 10⁻⁻16, है ना। इलेक्ट्रॉन का होता है चार्ज 1.9 × 10⁻⁻19, ये भी -19 होता है। चलो ठीक है, उन्होंने क्या किया ना, एक पतली सी गोल्ड की फॉइल शीट ली, गोल्ड, ठीक है। गोल्ड क्यों नहीं, अच्छा ये भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप लोग बोल सकते हो एल्यूमिनियम क्यों नहीं लिया, है ना, सिल्वर क्यों नहीं लिया, वो भी बता रहा हूँ। अभी मान लो गोल्ड की, ठीक है, उस पर अल्फा पार्टिकल की कॉम्पार्टमेंट करें, ठीक है, क्या हुआ, 90% रेस तो चली गई, पास हो गई, कुछ नहीं हुआ। पीछे स्क्रीन लगाई थी ना, 90% रेस पास हो गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या था ना, कुछ 1% रेस, जैसे ऐसे मैंने ऐसे रेस मारी, ठीक है, यहाँ पे मेरी गोल्डन फॉइल है, ठीक है, और यहाँ पे मेरी एक स्क्रीन है, ठीक है, तो रेस तो पास हो गई, ठीक। क्या था ना, कुछ अमाउंट ऑफ, जैसे कि 10,000 में से 3 या 4, बहुत बताओ, वो रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है, मतलब वापस आने लगे, और कुछ थोड़ी सी मतलब एंगल पे रिफ्लेक्ट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब थोड़े से एंगल, कुछ तो सीधे चली गई 180 पे, कुछ थोड़े से एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई, कुछ एकदम वापस आ गई। तो उन्होंने कहा अगर थॉमसन जी ने जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर है ना स्कैटर्ड है पूरा एकदम, तो फिर तो ये क्या मतलब एकदम सीधे सीधे कैसे चलेगी, मतलब केवल ऐसा क्या है कि ये पूरा केवल एक ही पॉइंट पे हमें रिफ्लेक्टेड रेस मिली है, कुछ पॉइंट पे। तो उसने सोचा तो एटम का मास है ना, ऐसे नहीं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जैसे वाटरमेलन उसमें होता है ना, वाटरमेलन सीड्स कहीं भी लगी होती हैं और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि एक चीज़ है कि जो एटम का मास है ना, ये कोई तो ऐसी चीज़ है जो कि बीच में कंसंट्रेटेड है, एटम के बीच में ना, उसको बता होगा ना। उन्होंने फर्दर डिस्कवरी से उसको नाम दिया न्यूक्लियस, ठीक है। उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं, जो एटम का होल, और ऐसा भी नहीं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सारा मास इधर उधर से होगा, ऐसा नहीं है। द होल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कंसंट्रेटेड एट अ स्पेस,
और वो स्पेस एक्चुअली ज़्यादा था नहीं, 10⁻⁻10 मीटर ना ऑब्जर्व किया था, ठीक है, इतने रेंज में ही वो रिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है। तो इनकी थ्योरी को भी लोगों ने कहा हाँ ये तो, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली दिखा दिया ना, इनको तो उन्होंने डिस्प्रूव कर दिया, मतलब है ना। अब इसमें क्या हुआ ना, अगर मैंने आपको उस पॉइंट पर आते हैं, है ना, गोल्ड क्यों लिया, सिल्वर ले लें, एल्यूमिनियम, चलो सिल्वर छोड़ो, एल्यूमिनियम भी नहीं ले सकते, है ना, एल्यूमिनियम को तो इतना अच्छा वो माना जाता है, और गोल्ड तो कॉस्टली भी होता है ना। तो उन्होंने क्या बताया, देखो गोल्ड की जो मेलिबिलिटी होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक नंबर। अरे भाई एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक है, उसका कितना छोटा सा तो एटॉमिक नंबर है, तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा कितनी कम रेज रिफ्लेक्ट होंगी, इसमें जब इतनी कम हो रही थी उसका एटॉमिक नंबर और छोटा, उसका एटॉमिक वो न्यूक्लियस और छोटा, तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा ना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और गोल्ड की प्रॉपर्टी एक्चुअली होती है कि उसको हम शीट में अच्छे से वो कर सकते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी प्लस उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है ना गोल्ड का, तो मेरे को प्रॉपर वो मिलेगा कि हाँ अच्छे से मेरे को डेटा मिलेगा, तो इसलिए उन्होंने गोल्ड का यूज़ किया, ठीक है। चलो ये हो गया इनका, ठीक है, इन्होंने भी बता दिया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने थॉमसन को कैंसिल करके अपना बताया कि हाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ हो, एक और साइंटिस्ट है, इन्होंने देखो पहले थॉमसन को माना सबने कि हाँ थॉमसन ग्रेट था, फिर आया रदरफोर्ड का नहीं, थॉमसन ने तो बोला कि पूरा चार्ज मतलब पूरा मास इधर उधर तो है ना, उन्होंने बताया ऐसा कैसे, अगर ऐसा होता तो मेरी रेज रिफ्लेक्ट होती है ना, जो साइड से जा रही है, ऐसा हुआ नहीं। तो अब रदरफोर्ड के बाद आते हैं सर बॉर, मतलब बॉर BOHR, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है ठीक है, मान लिया यहाँ पे है न्यूक्लियस, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन तुम्हारा रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा अब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो कभी ना कभी तो अपनी एनर्जी लूज करेगा ना। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैंने जैसे कुछ ऐसे फंसाया, ठीक है, ऐसे करके मैंने गोल गोल घुमाया, तो जब कभी ना कभी तो जब मैं छोड़ दूंगा तो आ जाएगा ना मेरे पास। तो उसने बताया कि तुमने ठीक तो ये तो बता दिया, तुम स्टेबिलिटी ऑफ एटम तो बताओ मुझे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, मान लो, ठीक है, ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा और इसमें वो कर देगा, है ना, मर्ज हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। स्टेबिलिटी को समझा ही नहीं, कोलैप्स हो जाएगा ना। बॉर ने कहा देखो, बॉर ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया कि ठीक है ये ठीक है, इतना तुमने बताया, ठीक है, न्यूक्लियस बीच में होता है, होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर ना, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट था ना कि ऐसे तो घूम घूम के अपनी एनर्जी कभी तो लॉस करेगा और एटम कोलैप्स, तो फिर क्या हमारी लाइफ खत्म, ऐसे तो खत्म हो जाती ना, तो ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये सब सही है। बॉर ने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस बट इन अ स्पेसिफिक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। इसका क्या मतलब, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ये यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, यहाँ, ऐसा नहीं है। एटम एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पे ही, मान लो इस एटम की एनर्जी 2 जूल है, वो 2 जूल ऑर्बिट ये ऑर्बिटर है ना, उसकी भी अगर 2 जूल मैच करी तो वो उसी पे घूमेगा, ये नहीं कि 3 पे चला गया, 3 पे जाएगा जब मैं ज़्यादा एनर्जी दूंगा। मान लो ये 2 है, इस ऑर्बिट की एनर्जी 2 है, इसकी 3 है, तो 2 पे 3 अपने आप नहीं चला जाएगा कि इसका मान लो चलो 2 पे 3 चले जाते हैं, या इसका मान लो कि चलो कोलैप्स हो जाते हैं, ऐसा नहीं, ये स्पेसिफिक तो घूम रहा है, ये घूमता रहेगा। अगर मैंने इसको ज़्यादा एनर्जी दी ना तो ये इस पर चला जाएगा, इस पर जाके ये वापस भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन है ना वो रिवॉल्व होते हैं, तो ये बॉर ने कहा, और बॉर ने बहुत चीज़ें बता दी। मतलब अगर बॉर को देखें, आई थिंक बॉर को नोबेल प्राइज़ मिला था इस पर, अगर मैं सही हूँ तो, हाँ बॉर को नोबेल प्राइज़ मिला था, क्योंकि इनमें भी कमी आई थी, आगे चल के इनमें भी कमी आई थी, ठीक है, वो डेवलप हुआ, लेकिन इन्होंने जो बेसिक दिया ना बहुत तगड़ा, बहुत सही दी थी। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हुई बाद में, जैसे कि ये लाइन स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाए, है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो सब चीज़ें अलग की बात की है, ठीक है, हो गया। तो अब इन्हों को मान लिया गया, ठीक है, ये हो गया एटम का अपना कैसे बना, कौन कौन साइंटिस्ट है, क्या क्या बताया, ठीक है। हाँ अब आते हैं क्वांटम नंबर, है ना, क्वांटम। क्वांटम सुनने लगता है ना कुछ होगा दुनिया जहाँ के बाहर। एक थे साइंटिस्ट श्रोडिंगर,
कौन थे? Schrodinger. कौन थे? श्रोडिंगर। ठीक है, श्रोडिंगर का नाम फिजिक्स बिना श्रोडिंगर बोले, और श्रोडिंगर बिना फिजिक्स नहीं हो सकते, फिजिक्स बिना श्रोडिंगर नहीं हो सकते। ठीक है, श्रोडिंगर ने बोला इलेक्ट्रॉन, अभी हम जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, श्रोडिंगर ने बोला इलेक्ट्रॉन एक वेव है। ठीक है, श्रोडिंगर ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन एक वेव। अच्छा, पार्टिकल होता है तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वेव पे तो मुझे बताना पड़ेगा एक पर्टिकुलर टाइम पे कहाँ पे पार्टिकल है ना, वेव तो ऐसे चल रही है। अब मैं क्या बोलूँ कि ये वेव यहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ है, तो इसमें बोलते हैं एक पर्टिकुलर टाइम, एट एनी इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, जैसे एट एनी इंस्टेंट ये T1 है और ये T2 है। हालांकि हमें इतना नहीं जाना है तो मैं ऐसे ही बेसिक बता रहा हूँ। चलो, इलेक्ट्रॉन वेव है, ठीक, ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वेव है। श्रोडिंगर आगे बोले इलेक्ट्रॉन वेव। इससे पहले हाइजेनबर्ग भी आए थे, वो भी इन्हीं के डिसाइपल थे, श्रोडिंगर के डिसाइपल थे हाइजेनबर्ग। हाँ, तो बस हो गया। ठीक है, तो जैसे इन्होंने इक्वेशन दी, अच्छा हमको इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे x + y + z, उसको कुछ आंसर आता है, यूनिक मतलब सॉल्यूशन आता है ना। मैंने बोला x + y = 0, x 0 y 0 आता है, होता है ना। हाँ, Yes. बस उसी तरीके से श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी। ठीक है, अब उस इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशन आए। ठीक है, उन सॉल्यूशन का नाम क्या था? क्वांटम नंबर, यानी कि जो जैसे कि चलो मैं बताता हूँ एकदम सिंपल, ये दो इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, मैंने बोला इन दोनों को प्लस कर दो, 2x = 4 हो गया, x = 2 आ गया, मेरी वैल्यू क्या है? x की 2 आ गई। ठीक है, बराबर। अब मैं y भी निकाल सकता हूँ, x को यहाँ पे 2 रखूँ, y = 1, ये दोनों हो गया। उसी तरह श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन निकाल दी, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी, तो सॉल्व करके जब उसका हमने सॉल्यूशन निकाला, वो सॉल्यूशन थी क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से n l m s। ठीक, अब इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत समझो, 2 मिनट है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आप सब यहाँ पे हैं ना, मान लो आप हम सभी कहीं रहते हैं, तो अगर मेरे को बताना है कि मैं कहाँ रहता हूँ तो मैं कैसे बताऊँगा? मैं बोलूँगा कि मेरा ये एड्रेस है, मतलब कि मैं बोलूँगा कि ये मैं यहाँ पे रहता हूँ, यानी कि इस शहर को, मतलब अपने लोकेलिटी का नाम बताऊँगा। एक ऐसी भी जगह होती, मैं कोई फेमस चीज़ बता दूँगा, यानी कि मैं बोलूँगा नियर बाई दिस, है ना, जैसे मैंने बोला नियर बाई क्लॉक टावर। हाँ, तो मैं अपने आप को बता रहा हूँ ना, आप पहुँच ही नहीं पाओगे। उसी तरह इलेक्ट्रॉन, भाई वेव में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो मुझे कुछ तो चाहिए ना कि मैं उस पर पहुँचूँ। तो ये चारों बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन तक कैसे पहुँच सकते हैं। दे टेल द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कौन बताते हैं? क्वांटम एन। बहुत सिंपल, एन बताता है शेल। अच्छा, हमने पढ़ा ना के शेल, एम शेल ऐसी करके होती है ना शेल। अब इलेक्ट्रॉन इसमें 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 क्या पता है ना। उसी तरह हम आईआईपी में, आईआईपी के मान लो हम लेक्चर नंबर 2 में बैठे हूँ, लेक्चर नंबर 3 में बैठे हूँ, किसको पता है? तो एन बताता है शेल कि भाई इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, मान लो 3 थर्ड शेल में, मान लो मैं 2 लेक्चर 2 में हूँ तो 2 मेरे को बताएगा मेरा शेल। ठीक है, एन के बाद आता है एन, इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। नाम पढ़ा है, काम इसका उतना ही है। ठीक, जैसे मैंने बोला मैं आईआईपी में, ठीक है, अब आईआईपी में हूँ। ठीक है, आईआईपी में इतने सारे रूम्स हैं, चलो आईआईपी को शेल मान लेते हैं। ठीक, आईआईपी में हूँ, मेरे को मुझे किसी मतलब कोई आपको पूछा कि निश्चित कहाँ है, तो आपने बोला आईआईपी मेरा शेल हो गया। अब मेरा सबशेल कि आईआईपी में वो कहाँ जाएगा, इतना बड़ा आईआईपी कौन से रूम में जाएगा, वो हो गया सबशेल कि आईआईपी के अंदर, सेल के अंदर क्या आती है? सबशेल। वो हो जाएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, सेल के अंदर सबशेल। एम आता है ओरिएंटेशन। अब वो आ गया लेक्चर 1, आपने बता दिया, पहले आपने बताया वो आईआईपी में, फिर आपने बताया वो लेक्चर 1 में रूम में, फिर अच्छा लेक्चर 1 में वो आया मैं कौन से रूम हूँ, इसमें हूँ, इसमें हूँ, और एकदम डिटेल करके। ये तो इंसान है आके देख लेगा, इलेक्ट्रॉन में थोड़ी देख पाएंगे, वो तो घूमता रहता है। वो बता देता है एम ओरिएंटेशन, यानी कि मैं फर्स्ट रो में हूँ, सेकेंड रो में हूँ या थर्ड रो में, वो कौन बताएगा? एम। अच्छा, मुझे इतनी चीज़ पता चल गई ना, मैं आईआईपी में हूँ, कोई आके मुझे ढूंढ सकते हैं ना, आईआईपी में हूँ, लेक्चर 1 में हूँ, इस रूम में। अब लास्ट चीज़ क्या बची? सॉरी, एस, स्पिन मतलब बोल सकता हूँ मैं इस डायरेक्शन में फेस करके बैठा हूँ, उस डायरेक्शन में। तो ये हो गया क्वांटम। बस, थैंक यू।